अगर मैं आपको बताऊं कि आपका डेस्टिनेशन थाईलैंड वीजा अप्रूव हो सकता है फिर भी जब आप अनएम्प्लॉयड हैं, ऑन द पेपर्स या सेबेटिकल लीव पे हैं। और इतना ही नहीं, कभी अगर पास्ट में आपको थाईलैंड इमिग्रेशन पे फ्लैग भी किया गया है। सुनने में तो ये काफ़ी रिस्की लगता है, इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन स्टे टिल द एंड विद मी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं किसी की सक्सेस स्टोरी शेयर करने लगा हूं जिनको डीटीवी वीज़ा मिला है और उनके साथ दो चैलेंजेस थे। पहली बात वो सेबेटिकल लीव पे, तो दूसरी चीज़ उनको पास्ट में कभी थाईलैंड इमिग्रेशन पे रोका भी गया था। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं शेयर कर रहा हूं किसी का रियल डीटीवी थाईलैंड वीज़ा अप्रूवल केस, जिन्होंने कोई एजेंट यूज नहीं किया, कोई शॉर्टकट्स इन्होंने नहीं किया और कोई फेक इंप्लॉयमेंट लेटर्स तक नहीं लगाए। आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन की व्हाट ट्रिगर्ड द डीटीवी वीजा एप्लीकेशन फॉर हिम, क्या डॉक्यूमेंट्स और कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया और आपको क्या करना है, क्या गलतियां इन्होंने अवॉइड की और आपको जो नहीं करनी है, एंड हाउ द वीजा वॉज फाइनली अप्रूव्ड। तो अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं या फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, ये वीडियो आपके लिए नॉन ऑप्शनल है। अब इनके लिए डीटीवी वीजा जरूरी क्यों हो गया, तो इन्होंने पास्ट में कभी 7 महीने तक थाईलैंड में 1 साल के अंदर ट्रैवल किया। रिपीटेड टूरिस्ट एंट्रीज थी और क्लीन एंट्रीज थी, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई और पर्पस था, इंटेंशन था, सिर्फ टूरिज्म के पर्पस के लिए, लेजर ट्रिप के लिए जा रहे थे। क्लीन एग्जिट थे इनके, क्लीन एंट्रीज थी इनकी। लेकिन एक बार सडनली क्या होता है कि इनको इमिग्रेशन पर रोका जाता है। इनको इमिग्रेशन ऑफिसर स्कॉट करके क्वेश्चनिंग रूम में, पुलिस कंट्रोल रूम में लेके जाते हैं। वहां पे इनकी सारी जो एग्जिस्टिंग बुकिंग्स होंगी एंट्री के दौरान वो चेक की गई, रिटर्न टिकट इनकी इंडिया की वो चेक की गई, इनके फंड्स भी तक वेरीफाई किए गए उस केस के अंदर। फाइनली इनको एंट्री मिल गई क्योंकि पास में जितनी भी एंट्रीज थी वो क्लीन थी। लेकिन जाते जाते एक सीनियर इमिग्रेशन ऑफिसर ने इनको ये कहा कि आपको यू शुड बी अप्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म वीजा, ये उनके वर्ड्स थे। और उसके बाद से वहां से इनकी शुरू होती है जर्नी डीटीवी वीजा की। अब इनका स्नैपशॉट, प्रोफाइल स्नैपशॉट काइंड ऑफ मैं आपको देता हूं। ये अप्लाई करते हैं रॉयल थे एम्बेसी न्यू दिल्ली से, ये इंडियन सिटीजन है। डीटीवी रूट यानी कि इन्होंने सॉफ्ट पावर का रूट लिया और उसके लिए इन्होंने कुकिंग कोर्स के अंदर एनरोल किया जो कि 6 महीने का था, उससे कम का नहीं। इन्होंने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट की नवंबर 2025 से। और उसकी जो डिटेल्स है मैं आपको बता रहा हूँ, जो इनका बैकग्राउंड स्टेटस है, जैसे मैंने आपको पहले इंट्रो में बताया कि सेबेटिकल लीव पे हैं ये कुछ 2023 से। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तब उस वक्त इन्होंने चूज किया अनएम्प्लॉयड इन द डीटीवी वीज़ा फॉर्म। एंड येस, दैट्स वेयर मोस्ट पीपल वुड पैनिक। अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आपने अनएम्प्लॉयड लिख दिया, उसका मतलब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आगे सुनते जाएं। जो बिगेस्ट रिस्क एरिया था इनके लिए या आपके लिए हो सकता है, पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपकी जो इनकम है क्या स्टॉक ट्रेडिंग से आती है, इन्वेस्टमेंट से आती है, रेंट या बॉन्ड से आती है, टर्म डिपॉजिट से आती है। अगर ऐसा है, या कोई सैलरी नहीं है आपकी, आप एम्प्लॉयर नहीं है किसी के, कोई फ्रीलांस इनवॉइसेस तक नहीं है आपके पास, दिस कैन नॉट बी क्लीनली एक्सप्लेन्ड अंडर द डिजिटल नोमैड रूट। ये कहीं पे लिखा नहीं है कि इन कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशन देखा जाए आपकी, अगर मैं उसकी बात करूं तो इंस्टेड आपको फोकस करना चाहिए उसके इसके अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, क्योंकि यूजुअली स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह ये सब जो बिजनेस प्रोफेशंस होते हैं इनको कंसिडर नहीं किया जाता। तो उसके इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आपको अपना शो करना पड़ेगा, नॉट जस्ट योर जॉब टाइटल्स। डिसीजन मैटर्स यहाँ पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट की स्ट्रैटेजी इनकी कैसी थी वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, दिस इज वेयर मोस्ट अप्रूवल्स आर वन या लॉस्ट। डिटेल कवर लेटर इन्होंने लिखा, उस पर अपना सेबेटिकल लीव का स्टेटस दिया, इनकम स्ट्रक्चर इन्होंने पूरे बहुत अच्छे से लिखा, प्रूफ ऑफ फंड्स जो थे इन्होंने वो दिखाए, 5 लाख थाई बाट की वैल्यू की, यानी कि ये 14 से 15 लाख रुपए के आसपास लगभग हो गया। रीजन इन्होंने, क्योंकि इनको कभी फ्लैग किया गया था, मतलब फ्लैग किया है कि उनको रोका गया था और सवाल जवाब किए थे, बाद में जाने दिया, तो इन्होंने उसका रीजन भी दिया कि फ्रीक्वेंटली वो थाईलैंड में ट्रैवल क्यों करते हैं। क्लियर स्टेटमेंट थी कि इनका कोई काम थाईलैंड में नहीं है, कोई बिजनेस के लिए, किसी काम के लिए कभी इन्होंने थाईलैंड में विजिट नहीं किया, कोई काम नहीं करते। अटैच प्रूफ्स के अंदर इन्होंने क्या क्या चीजें इंक्लूड की, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स यहां पे लगाई, कंसिस्टेंट बैलेंस दिखाया है अबव 5 लाख थाई बाट। इन्होंने 5 लाख थाई बाट तो आप दिखा ही सकते हैं अगर आप कंसिडर करें इस वीजा एप्लीकेशन को, तो अगर थोड़ा और दिखा सकते हैं तो अच्छी बात है। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2025 की इनकम टैक्स स्टेटमेंट लगाई है यहाँ पे। और इन्होंने क्या अच्छी चीज़ की है ये सुनने वाली है। इनकम जो थी इनकी, इन्होंने इनकम के अंदर लगाया है ट्रेडिंग पीएल स्टेटमेंट्स एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये ध्यान रहे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। ट्रेडिंग पीएल स्टेटमेंट्स जो ये डीमैट ट्रेडिंग करते होंगे, मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स की भी इन्होंने जो है स्टेटमेंट्स यहाँ पे लगा दी, जो इनके पास है इन्होंने लगा दिया, रेंटल एग्रीमेंट तक लगा दिया इन्होंने, टर्म डिपॉजिट तक अपने लगा दिया, और जो बॉन्ड होल्डिंग्स थी इनके पास वो भी इन्होंने लगा दी, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग। अब एक स्मार्ट कैच यहां पे आप लोगों के लिए जो आपको समझना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी जो इनकम है वो आईएनआर में है,
अब आप आईएनआर में ही अपनी इनकम स्पेसिफाई करोगे, जहां कवर लेटर की बात आती है, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात आती है। लेकिन इन्होंने क्या एक अच्छी चीज की कि इन्होंने थाई बाट के अंदर भी कन्वर्जन दिखाया, आईएनआर से थाई बाट का कन्वर्जन दिखाया कि थाई बाट में ये वैल्यू कितनी बनती है। इससे क्या होता है कि एम्बेसी का जो वीजा ऑफिसर है उसको कोई गेस वर्क नहीं करना पड़ता ऑफिसर को, ठीक है, कोई मैनुअल कन्वर्जन उसको नहीं करने पड़ते, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि भाई इतने पैसे की स्टेटमेंट इसने लगाई और हाँ इतना बनता है थाई बाट में। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि दैट यू शुड ऑल्सो पुट अ समरी ऑफ इनकम टेबल, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था जो उन्होंने मेंशन किया। इट मे लुक लाइक कि यू आर ओवर शेयरिंग थिंग्स, आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं एप्लीकेशन के लिए, लेकिन अगर आपका स्टेटस अनएम्प्लॉयड है, ये वीज़ा ये जो वीडियो है उन्हीं लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड स्टेटस के हैं या जो सैबेटिकल लीव्स पे हैं। तो अगर आप अनएम्प्लॉयड स्टेटस मेंशन करने लगे हैं तो फाइनेंशियल प्रूफ जो है आपको बचा सकते हैं। आगे बात करें डॉक्यूमेंट सेट 2 और 3 की, उसके लिए इन्होंने प्रूफ ऑफ लोकेशन के तौर पे आधार कार्ड लगाया, एक फ़ोन बिल लगाया जो कि करंट एड्रेस का था, जो आधार कार्ड से मैच कर रहा था, और प्लस इन्होंने FTI TTP का स्क्रीनशॉट लगाया, यानी कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन इंडिया। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते तो आप जान सकते हैं, क्योंकि वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। तो ये 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लगाए। FTI TTP इसलिए लगाया क्योंकि FTI TTP आपका प्रूफ आपके एड्रेस के बेसिस पे ही यूजली होता है। ओके, अब सेट 3 डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, सॉफ्ट पावर रूट का जो था, उसके लिए इन्होंने कुकिंग स्कूल का इन्विटेशन लेटर लगाया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके सिंपल, क्लीन और रेलिवेंट होने चाहिए। अब आगे मैं बात करता हूं कि एप्लीकेशन की टाइमलाइन आपकी कैसी रह सकती है और एक्चुअली इनको कितना टाइम लगा। डे 1 से लेके इनका टोटल इनको 22 दिन लगे इनके वीज़ा अप्रूव होने में। डे 1 को इन्होंने एप्लीकेशन पहले अप्लाई करी है, उसके लिए पेमेंट करी है, पेमेंट का प्रूफ जो इन्होंने मेल किया है उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है इनको मिल गई। उसके बाद डे 2 को ये इनका जो स्टेटस है, इन्होंने पोर्टल पर जाके जब चेक किया तो पेंडिंग पेमेंट आ रहा था अभी, तो इन्होंने फॉलोअप ईमेल भेजी कि भाई मैं तो पेमेंट कर चुका हूँ, पेंडिंग पेमेंट क्यों आ रहा है। तो इनका स्टेटस झट से मूव कर दिया गया टू डॉक्यूमेंट चेक पेंडिंग अप्रूवल, ठीक है। उसके बाद ठीक 1.5 हफ्ते बाद लगभग डे 14 को अभी भी इनका स्टेटस वहाँ पे चेंज नहीं हुआ, तो उन्होंने दोबारा एम्बेसी को साइमल्टेनियसली कॉल भी किया और ईमेल भी किया फॉलोअप करने के लिए कि स्टेटस अभी भी चेंज नहीं है 14-15 दिनों के बाद। तो ठीक 2 दिनों के बाद डे 16 को एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इनसे मांगे जाते हैं। उसके अंदर दोबारा से इनको अपने प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी सैबेटिकल लीव का जो भी प्रूफ होगा, क्लैरिफिकेशन इनकी इनकम पे इनसे मांगी और एक फ्रेश कवर लेटर इन्होंने दोबारा बनाया। उसके अंदर इनकम प्रूफ को अटैच किया, सॉफ्ट पावर का जो इन्विटेशन लेटर था वो लगाया, या उसका सिलेबस होगा, ड्यूरेशन होगा, या उसकी क्लासेस का टाइम टेबल होगा, वो सब इन्होंने लगाया। प्लस इनका जो स्टेटस था बाद में ठीक इंस्टेंटली उसी वक्त आप ये कह सकते हैं पेंडिंग अप्रूवल से अप्रूव हो गया, अप्रूव्ड इंस्टेंटली। तो डे 22 को इनको एक फॉलोअप ईमेल मिलता है जिसमें ये लिखा आता है कि DTV वीज़ा इज अप्रूव्ड। तो लर्निंग्स आपके लिए क्या है दैट यू शुडंट बी इग्नोरिंग कि लेट्स लॉक द लेसन्स हियर। पहली चीज़ ये है कि जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन इनका है और जो मेरा भी रहा है, जितना मेरा इंट्रैक्शन रहा है रॉयल थाई एम्बेसी दिल्ली से, तो ये देखा है कि ये काफ़ी एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव है जो दिल्ली की एम्बेसी है। बाकियों का मैं गारंटी नहीं देता और स्टेट में रॉयल थाई एम्बेसी कैसी है। दूसरी चीज़ ये है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ की क्लैरिफिकेशन जो इन्होंने दी है कि साल के नवंबर से लेके फेब तक आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए DTV। आप कर सकते हैं लेकिन यू शुड एक्सपेक्ट डिलेज, लॉन्ग डिलेज हियर, क्योंकि ये होता है पीक सीजन एप्लीकेशंस के लिए, तो डिलेज आर क्वाइट नॉर्मल। तीसरी चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंटेशन की प्रेजेंटेशन आपकी बहुत जोरदार होनी चाहिए। इट इज़ मोर अबाउट स्टोरी टेलिंग विद प्रूफ्स, ठीक है, इसे आप ऐसे कह सकते हैं। चौथी चीज़ कि अगर आप अनएम्प्लॉयड या सैबेटिकल लीव्स पे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी केस के अंदर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, अनडिनाइबल, दैट्स अनडिनाइबल, उसके को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं है। ओके, तो कंक्लूजन ये है कि DTV वीजा अप्रूवल प्रूव्स वन थिंग, क्या, दैट यू डोंट नीड अ जॉब टाइटल, व्हाट यू नीड इज बेसिकली ट्रांसपेरेंसी इन योर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल्स के अंदर कंसिस्टेंसी, लॉजिक, क्लीन डॉक्यूमेंटेशन आपकी होनी चाहिए। इफ यू आर डूइंग रिपीटेड थाईलैंड ट्रिप्स, डोंट वेट फॉर एन एयरपोर्ट वार्निंग। तो आप बेटर है कि DTV वीज़ा को प्रॉपर्ली अप्लाई करें। अगर ये वीडियो आपको किसी काम की लगती है, आपको हेल्प किया इस वीडियो ने, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाइप भी करना है इस वीडियो को जाते जाते, एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।